हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, और उस टॉपिक में हमने अब तक कवर किया है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। गॉट इट। और आज जो बात हमें करनी है वो करनी है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं पहला पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्लांट इज टू क्रिएट द ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सीधी सी बात है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू रखने के लिए होता है। ओके, चाहे वो एनिमल्स की बात हो या प्लांट की बात हो, कि वो जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो जनरेशन को कंटिन्यू रखते हैं। गॉट इट। और स्पेसीज जो है वो अर्थ के ऊपर भी कंटिन्यू रहता है, सस्टेन रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। गॉट इट। तो स्पेसीज को कंटिन्यू रखने के लिए ये प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन। देन वन ऑफ द वे दैट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज बाय फॉर्मिंग, और उसका रास्ता है सीड। उसका रास्ता है सीड फॉर्मेशंस। द फ्लावर मस्ट बी पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सीड। आपको ये पता है जो फूल होते हैं उनमें होता है पॉलिनेशन, ताकि वहाँ पे सीड बना रहे एंड फ्रूट्स बना रहे। ठीक है। सीड डेवलप इज इनिशिएटेड बाय द फर्टिलाइजेशन। ये पता है आपको कि ये जो सीड का रास्ता है, मतलब सीड जो डेवलप होता है, जो सीड डेवलप होता है अल्टीमेटली वो होता है फर्टिलाइजेशन से। क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बना था, और एम्ब्रियो से अल्टीमेटली वहाँ पे एक्चुअली आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन हुआ था वहाँ पे जाइगोट बना था, एक तरफ एंडोस्पर्म बने थे, है ना, और इसके ऊपर जो था एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के ऊपर कौन था, ओव्यूल्स। वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है सीड में। तो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे एग्स का, तो अल्टीमेटली वहाँ पे सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्लियर हुआ? ओके। द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द फर्टिलाइज ओव्यूल परसिस्ट। जो इंटीग्यूमेंट्स रहते हैं ना ओव्यूल्स के अंदर, वो परसिस्ट रहते हैं, एज इट इज़ रहते हैं, एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू सीड कोट ऑफ मैच्योर सीड। इस बात को समझिएगा। अभी आपको ये पता होगा कि स्पेशली एक था एम्ब्रियो सैक। इनको कहा था हमने एम्ब्रियो सैक, याद आया आपको? उसके ऊपर कौन था, न्यूसेलस था। ये न्यूसेलस था। आपको ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर पता है ना? हाँ बच्चों, इनके ऊपर इंटीग्यूमेंट्स थे। अगर आपको याद है तो इनके ऊपर इंटीग्यूमेंट्स थे। इनके ऊपर है ना इंटीग्यूमेंट्स थे, ऐसे इंटीग्यूमेंट्स थे, और एक ऐसा इंटीग्यूमेंट्स था, है ना। दो इंटीग्यूमेंट्स थे यहाँ पे, यहाँ पर भी दो इंटीग्यूमेंट्स थे। तो यहाँ पे इनका नाम था आउटर इंटीग्यूमेंट्स, इनको कहते थे इनर इंटीग्यूमेंट्स, बोथ कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स। ये ओव्यूल्स के इंटीग्यूमेंट थे। तो इन्होंने क्या कहा पता है? इन्होंने कहा कि इंटीग्यूमेंट जो रहते हैं, आउटर हो इनर इंटीग्यूमेंट्स हो, वो कन्वर्ट होते हैं सीड कोट में। जब ये पूरा का पूरा ओव्यूल्स, ये जो ओव्यूल आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होता है तो इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्ट इनटू सीड कोट। याद रखिए इस बात को कि यहाँ पे जो ओव्यूल्स रहता है उसका जो इंटीग्यूमेंट्स रहता है वो सीड कोट में कन्वर्ट होता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, सीड समटाइम्स कंसिस्टिंग टू डिस्टिक कवरिंग। सीड के पास दो कवरिंग होते हैं। टू डिस्टिक कवरिंग मतलब वो कवरिंग हमें दिखाई देती है। द टिपिकल आउटर सीड कोट कॉल्ड एज टेस्टा। बाहर के सीड कोट को टेस्टा कहते हैं, और जो अंदर का सीड कोट रहता है उसे टेगमेन कहते हैं। समझिएगा बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे सीड ड्रॉ किया, ये सीड है, तो इस सीड का जो बाहर का कवच है, इस बाहर के कवच को हम नाम देते हैं टेस्टा, जो हार्ड होता है। और इसका जो अंदर का कवच है सीड का,
इसे कहते हैं टेगमेन, जो सॉफ्ट होता है। आपको ये बात समझ में आ गई? टेस्टा एंड टेगमेन ऐसे दो टाइप आते हैं, आउटर सीड कोट टेस्टा, इनर सीड कोट टेगमेन। अब मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जैसे आप इंटीग्यूमेंट्स की बात करते हैं ना, इंटीग्यूमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी डायरेक्टली न्यूसेलस ड्रॉ किया, न्यूसेलस, वो एम्ब्रियो सैक रहने दिए, न्यूसेलस ड्रॉ किया। न्यूसेलस में मैंने बच्चों मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ किया इनर इंटीग्यूमेंट्स एंड आउटर इंटीग्यूमेंट्स। तो आपको ये पता है ये कौन सा इंटीग्यूमेंट्स है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, और ये कौन सा है, इनर इंटीग्यूमेंट्स। मेरी बात को समझिए। यहाँ पे जो आउटर इंटीग्यूमेंट्स है वो कन्वर्ट होता है बाहरी कवच में, जिसे हम कहते हैं टेस्टा। याद रखिएगा, आउटर इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्ट इनटू टेस्टा एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्ट इनटू टेगमेन। ऐसा रहता है ये। सीड को दो कवच है ना, बाहर का टेस्टा, अंदर का टेगमेन। तो टेस्टा जो है वो बना है आउटर इंटीग्यूमेंट से। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आउटर इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्ट इनटू टेस्टा एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्ट इनटू टेगमेन। समझ में आया आपको क्या होता है ये? तो बोथ इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्ट इनटू सीड कोट। ओके, पैराग्राफ बहुत बड़ा है ये। ओके, डोंट बी नर्वस, डोंट बी पैनिक। वन बाय वन लाइन हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। द न्यूसेलस इन द ओव्यूल में परसिस्ट इन सम जेनेरा। जो न्यूसेलस रहता है ओव्यूल्स में, इंटीग्यूमेंट्स तो होगा, इंटीग्यूमेंट्स का तो हमने हिसाब कर दिया है, वो इंटीग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हुए। न्यूसेलस का क्या होगा? न्यूसेलस का कुछ नहीं, न्यूसेलस जो है परसिस्ट रहेगा, एज इट इज़ रहेगा इन सम जेनेरा लाइक द ब्लैक पीपर एंड बीट्स एज अ थीन एंड द पेपरी लेयर द पेरिस्पर्म, उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। मतलब ये जो न्यूसेलस है वो एज इट इज़ रहता है, परसिस्ट रहता है। परसिस्ट का मतलब है एज इट इज़ रहना, और उसे हम बाद में कहते हैं पेरिस्पर्म। समझ में आया? ओके, तो न्यूसेलस को हम पेरिस्पर्म कहेंगे सर। इन सम सीड द फूड रिजर्व इन द एंडोस्पर्म एज अ पार्शियली यूज अप इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए, एंडोस्पर्म पता है आपको, एंडोस्पर्म में कौन रिजर्व था? फूड। और वो क्या एज इट इज़ रहेगा? क्या फूड एज इट इज़ रहेगा? क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फिनिश होगा ना। तो इस फूड का क्या होगा? यूज़अप होगा। फूड का यूज़ किया गया तो कुछ फूड बचेगा, कुछ यूज़ होगा। समझ में आया? एंडोस्पर्म के अंदर कुछ फूड बचेगा और कुछ यूज़ होगा। क्लियर हुआ? सर यूज़ क्यों हुआ? यूज़ इसलिए होगा कि यूज़ किसने किया? एम्ब्रियो ने किया। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के लिए फूड को यूज़ किया जाता है। गॉट इट? याद रखिएगा, एंडोस्पर्म का यूज़ होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, हमने पढ़ा था ये। ऑब्वियसली इन सच अ सीड द एंडोस्पर्म रिमेन कॉन्स्पिक्यूअस एंड फिल अप द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सीड, है ना। दस द रिजल्टेड सीड कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक और अल्ब्यूमिनस सीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं उसे। क्या नाम है सीड का? एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब है जिनका एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली यूज, जिनके एंडोस्पर्म को कंप्लीटली यूज नहीं किया गया, कुछ बचा हुआ एंडोस्पर्म है इनका, इसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, ऑल्सो कॉल्ड एज अल्ब्यूमिनस सीड। व्हाट इज कॉल्ड एज अल्ब्यूमिनस सीड। उनके एंडोस्पर्म को पूरी तरह से यूज अप नहीं किया गया, उसको कहते हैं अल्ब्यूमिनस सीड। दो एक ही नाम, मतलब एंडोस्पर्मिक सीड बोलिए, अल्ब्यूमिनस सीड बोलिए। इनके एग्जाम्पल देखिए, कैस्टर है, कोकोनट है, मेज है। इनके एंडोस्पर्म को पूरी तरह से यूज नहीं किया गया है। गॉट इट? यस। इसके अपोज में हम बात करेंगे अभी। इन सम सीड एम्ब्रियो एब्जॉर्ब फूड रिजर्व फ्रॉम द एंडोस्पर्म कंप्लीटली। क्या कहा मैंने? कंप्लीटली ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंटल स्टेज। जब वहाँ पे एम्ब्रियो बढ़ते रहता है तो उसका जो एंडोस्पर्म है उसका पूरी तरह से यूज़ होता है, कंप्लीट यूज़ होता है, कुछ भी नहीं बचता। तो अगर कुछ नहीं बचा एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि तो पूरी तरह से यूज़ हो चुका है। इन द मैच्योर सीड
इस तरह के सीड को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल है पी एंड बीन्स। समझ में आया? तो आपके सामने दो तरह के सीड होते हैं, बताइए कौन कौन से। एक होता है सर एंडोस्पर्मिक, याद रखिए एग्जाम्पल IMP है ये। एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा होता है सर नॉन एंडोस्पर्मिक। सर जो एंडोस्पर्मिक सीड है ना, वो जो होता है उसके रिमेनिंग रहते हैं फूड्स। यहाँ पे जब फूड जो रहता है ना वो रिमेन रहते हैं, मतलब कुछ बचता है। यहाँ सर फूड नहीं बचते, नॉट रिमेन, फूड नॉट रिमेन, फूड नहीं बचेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल आप कर लेना, ठीक है बच्चों? ओके, ये पी और बीन IMP है। किसका एग्जाम्पल है? एक्स एल्यूमिना मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक एग्जाम्पल है ये, पी एंड बीन्स। इसलिए जो आपको पी में, पी मतलब पता है ना आपको, मटर, ग्रीन पीस है ना, तो वाटाना। तो ये जो मटर होता है उसके अंदर जो आपको पाउडर मिलता है वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द कॉटलीडॉन इन द सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एक्ट एज अ स्टोरेज फूड। अभी आपसे मैंने कहा था कि जो पी के अंदर, मैंने आपसे कहा तो मटर के अंदर जो आपको मिलता है वो एंडोस्पर्म नहीं है। फिर क्या है सर? उसे कहते हैं कॉटलीडॉन। पी के अंदर हमें क्या मिलेगा? कॉटलीडॉन मिलेगा। उसके अंदर रहता है फूड स्टोरेज, उसी का खाते हैं ना हम, खाते हैं ना उससे, यस फूड स्टोरेज है, तो कॉटलीडॉन है वो। इन अदर दे आर द फर्स्टली फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन। पहले वो एक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन रहते हैं, ठीक है? ओके। माइक्रोपाइल परसिस्ट एज स्मॉल पोअर्स इन सीड कोट। देखिए माइक्रोपाइल एंड हम नहीं भूले हैं, माइक्रोपाइल एंड पता है। तो कुछ ऐसे सीड रहते हैं जहाँ पे माइक्रोपाइल, देखो माइक्रोपाइल ओव्यूल्स में था, लेकिन सीड में भी आपको माइक्रोपाइल एंड मिलेगा, स्पेशली सीड कोट में, टू अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर ऑक्सीजन ड्यूरिंग सोकिंग। IMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोपाइल हमें सीड में दिखाई देगा, ओव्यूल्स में था ही, सीड में भी दिखाई देगा। इसका काम रहता है, सीड में क्या काम रहता है सर इसका? एक्चुअली गेट रहता है ना, दैट्स कॉल्ड एज एंट्री ऑफ वाटर। आपको पता है ना सीड के अंदर पानी एंट्री करता है। सीड के अंदर अगर पानी एंट्री कर रहा हो तो कहाँ से एंट्री करेगा? माइक्रोपाइल से। इवन दो देयर इज़ क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ऑल्सो, है ना, पानी भी वहाँ से एंट्री कर, सॉरी ऑक्सीजन भी वहाँ, O2 मतलब जो गैस की एक्सचेंज होती है वो भी वहाँ से एक्सचेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई आपको? तो सोकिंग का मतलब पानी में भिगो के रखना इन सीड को पानी में भिगो के रखना, तब जाके पानी जब एंट्री करेगा सीड के अंदर तो यहाँ से करेगा, माइक्रोपाइल से। क्लियर हुआ? माइक्रोपाइल समझ में आया? ओके। फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय डेवलपिंग सीड। हमने ये पढ़ा था, ग्रोथ, ये हमने पढ़ा था, जैसे प्लांट ग्रोथ हमने जब पढ़ा था, है ना, तब ये टॉपिक हमने पढ़ा था कि फ्रूट डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत रहती है। ओके, और इसे डेवलप करेगा सीड्स, डेवलप बाय द सीड्स। एज मेंशन अर्लियर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, after fertilization the zygote form and ovary begin to differentiate into the fruits and ovary wall। देखिए जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ बहुत सारी अंडरलाइन हो गई एक्चुअली, है ना, बहुत सारी लाइन हो गई यहाँ पे। सो उनका कहना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद zygote is form, या zygote बनेगा, and ovary begin to differentiate into the fruit and ovary wall develop into pericarp। पेरिकार्प फ्रूट वॉल का नाम है, हमने पढ़ा था ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, पेरिकार्प। समझिए क्या है ये। तो इनका सीधा कहना है जो ओवरी होता है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो होती है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होती है। बस इतनी बात आप याद रखिएगा। जैसे ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हुआ? ओव्यूल्स कन्वर्ट हुआ सीड में, तो ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट वॉल में। उस फ्रूट वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प। बच्चों इस ओवरी जब फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होगी, फ्रूट वॉल को ही हम कहते हैं पेरिकार्प, है ना, फ्रूट वॉल के लेयर के नाम है पेरिकार्प।
सो पेरिकार्प इज़ बेसिकली 3 लेयर्ड। इस पेरिकार्प में 3 तरह की लेयर होती है विच गेट डिफ्रेंशिएट इन द फ्लेशी फ्रूट लाइक मैंगो एंड कोकोनट। एक्चुअली जो पेरिकार्प है ना, इसके वंस अगेन 3 लेयर होती है। यस, पेरिकार्प की 3 लेयर कौन कौन सी है पता है आपको? एक होता है इपिकार्प, एक होता है मेसोकार्प, एक होता है एंडोकार्प। ऐसे 3 लेयर होती है पेरिकार्प की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वो एग्जांपल है मैंगो का। इन केस ऑफ मैंगो, ओके, मैंगो में क्या होता है, जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, इसे हम कहते हैं इपिकार्प। जो ऊपर का लेयर रहता है मैंगो का, इसे हम कहते हैं इपिकार्प। उसके बाद में जो बीच में आपको जो पोर्शन देखते हैं मैंगो में सीड का, लेकिन उसके ऊपर भी लेयर रहती हैं, उसे हम कहते हैं एंडोकार्प। समझ में आया बच्चों? और बच्चों इनके बीचों भी जो आपको जूसी लाइक सब्सटेंस नज़र आता है, जो पोर्शन हम ईटेबल रहता है, यू नो दिस पोर्शन, यस, जो बाद में जूस में कन्वर्ट रहता है, इस पोर्शन को कहते हैं मीजोकार्प। तो ये क्या है? ये सब पेरिकार्प के लेयर है। इपिकार्प बाहरी लेयर है, मीजोकार्प मिडल लेयर है, एंडोकार्प इनरमोस्ट लेयर है। ठीक है ना? तो ये हुआ एग्जाम्पल मैंगो का। इस तरह इन फ्रूट वॉल को लेयर रहती है, पेरिकार्प को लेयर रहती है। गॉट इट? ओके। अब आपके सामने यहाँ पे उन्होंने डायग्राम शो किए हैं। इस डायग्राम में इन्होंने बीन सीड्स, डाइकॉट सीड यूज़ किया है। इसमें आप 1 बाय 1 ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो सीड कोट, बाहरी जो कवच है, बाहरी कवच है ना, सीड कोट, टेस्टा एंड टेगमेन। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे शो किया है कॉटलीडॉन। अब ये डाइकॉट सीड है तो 2 कॉटलीडॉन होंगे, डाइकॉट सीड है 2 कॉटलीडॉन होंगे। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने शो किया है रेडिकल्स। ये वाला हिस्सा रेडिकल का है, ये रेड कलर का एरिया है ना, ये रेडिकल्स है। रेडिकल फ्यूचर में कन्वर्ट होते हैं बच्चों रूट्स में। रेडिकल फ्यूचर में कन्वर्ट होते हैं रूट्स में। रेडिकल के ऊपर का हिस्सा जो है, रेडिकल के ऊपर का हिस्सा ये है हाइपोकोटाइल, है ना, हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल के ऊपर का हिस्सा है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये लीफ है, ये लीफ है, और लीफ के ऊपर का एरिया रहता है इपिकोटाइल, ऐसा रहता है ये। ठीक है। इस डायग्राम, ये एम्ब्रियो है, ये रेडिकल, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सब एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं। यू नो, यहाँ पे लिखा है उन्होंने एम्ब्रियो करके। हम इसे शो करते हैं वंस अगेन। सीड में सिर्फ आप कॉटलीडॉन देखिए और सीड कोट देखिए, बाकी जो एम्ब्रियो है उसे हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मैं सीड के अंदर का एम्ब्रियो ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस कॉल्ड एज एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। इसमें 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। सबसे बॉटम वाला जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं रेडिकल। गॉट इट? यस। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है हाइपोकोटाइल, मतलब रेडिकल के ऊपर का पोर्शन। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसे कहते हैं इपिकोटाइल, ये भी एम्ब्रियो का ही हिस्सा है, और इसे कहते हैं बच्चों प्लूम्यूल। अब बताइए, रेडिकल फ्यूचर में कन्वर्ट होगा रूट्स में, है ना, प्लूम्यूल फ्यूचर में कन्वर्ट होगा शूट में। शूट मतलब प्लांट का अपर पोर्शन, रूट को छोड़ के जितना पोर्शन है सब शूट का रहता है, जो ज़मीन से ऊपर अपराइट बढ़ता है, वो प्लूम्यूल। बाकी इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है कॉटलीडॉन। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 and 2, ये डाइकॉट प्लांट है ना, 2 कॉटलीडॉन इज देयर। इस तरह ये एम्ब्रियो होता है, ये वी कॉल इट कम्प्लीटली कॉल्ड एज एम्ब्रियो, जो आपको ये सीड के अंदर सीड के अंदर देखने को मिल रहा है। गॉट इट? ओके। ये आपके सामने है मोनोकॉट सीड, ये दूसरा सीड है मोनोकॉट सीड। आप देख सकते हैं मेज सीड, मोनोकॉट। इसमें बच्चों अगर हम पढ़ाई करते हैं इस सीड के बारे में, तो इस सीड में मैं आपको शॉर्टली यही कहूँगा कि सबसे पहले आप इस सीड कोड को देखिए विथ फ्रूट वॉल, क्योंकि ये जो सीड है मेज, ये खुद एक फ्रूट है और खुद एक सीड है।
समझ रहे बात को? सीड और फ्रूट एक ही है ये, इसलिए इसको सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल, जो बाहर आपको दिख रहा है यहाँ पे बाहर सरफेस से ये दिख रहा है। उसके बाद उसके अंदर एक लेयर रहती है, इसे एलिरॉन लेयर कहते हैं। एलिरॉन लेयर का मतलब, जैसे मैं आपको ये ब्लैक कलर से शो करवाऊँ, ये देखिए ये है एलिरॉन लेयर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एलिरॉन लेयर में आपको मिलेंगे प्रोटीन्स, एलिरॉन लेयर के अंदर आपको मिलेंगे प्रोटीन्स, मैक्सिमम यहाँ प्रोटीन्स रहते हैं, दिस कॉल्ड एज एलिरॉन लेयर्स। उसके अंदर आपको मिलता है एंडोस्पर्म, ये जो पूरा दूसरा कलर यूज़ कम करते हैं, सेकंड कलर, ये जो जितना भी है बच्चों ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है। एलिरॉन लेयर के अंदर जितना पोर्शन है ये सब के सब क्या है, ये है एंडोस्पर्म। क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद में अब हम बात करते हैं स्क्यूटेलम के बारे में। स्क्यूटेलम इसके पहले भी हमने पढ़ा है, जब मैं आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा रहा था तब। तो ये वाला हिस्सा स्क्यूटेलम का है। ये स्क्यूटेलम के अंदर भी फूड रिजर्व रहता है, कॉटिलॉन की तरह काम करता है ये। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एम्ब्रियो को हम देखते हैं। एम्ब्रियो में हमें कौन कौन नज़र आएगा, देखिए ज़रा। कोलियोराइजा आपको नज़र आ रहा है, कोलियोराइजा, यू नो कवच, प्रोटेक्टिव कवच। कोलियोराइजा किसको कवच कर रहा है सर? रेडिकल को। दिख रहा है रेडिकल? यस। तो कोलियोराइजा को यहाँ मतलब रेडिकल को किसने कवच किया? कोलियोराइजा ने किया। इधर आप देख रहे हैं प्लूम्यूल, प्लूम्यूल इज़ कवर्ड बाय द कोलियोप्टाइल। तो इन दो फॉर्मेट को देखिएगा अच्छे से। रेडिकल को कवच किया कोलियोराइजा ने, प्लूम्यूल इज़ कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट इसके पहले भी हमने पढ़ा था ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये बस आपको एज इट इज़ रखना है, मतलब ये एज इट इज़ आपको लर्न करना है। रेडिकल कवर्ड बाय कोलियोराइजा, प्लूम्यूल कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल। ओके, तो इस तरह ये सीड भी है और फ्रूट भी है, मेज, ये सब मेज, सीड एंड फ्रूट। क्लियर हुआ बच्चों? ओके। लास्ट इनकी बात है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में। ये आप खुद पढ़िए, बड़ा सिंपल है, खुद पढ़िए। और जो भी आपको यहाँ से कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे आप जूम मीटिंग में बताइएगा। ये सिंपल है इसलिए मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊँगा। अगर इसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाता है इनका सिग्निफिकेंस के बारे में तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। गॉट इट? ओके। तो यहाँ पे हमारा जो पोर्शन हो चुका है वो है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो बच्चों इसको पढ़िएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। स्पेशली ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, मेज़ का स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर वो। ठीक है, सो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।